मुझे मैं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना जी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नया टॉपिक द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन लॉज को फैराडेज लॉ भी कहा जाता है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है तथा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने करंट फ्लो करवाया था तब हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स पर यानी कि एनोड व कैथोड पर प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए थे। एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए, इन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कितनी होती है और ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, इन सब बातों के ऊपर फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत स्टडी की और स्टडी करके हमें दो लॉज दिए। उन्हीं लॉज को फैराडेज लॉ कहा जाता है। ये दो लॉज है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। पहले हम करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक एपरेटस के अंदर फिल किया हुआ है तथा ये दो इलेक्ट्रोड्स है, एनोड एंड कैथोड। इन दोनों का कनेक्शन हमने कर लिया है बैटरी के साथ में। अब जैसे ही हम यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे यानी कि करंट फ्लो करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर चार्ज देंगे, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। मान लेते हैं कि वो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसकी क्वांटिटी है W, यानी कि हमें W ग्राम प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि ये जो W हमें प्राप्त होता है यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यह किस पर डिपेंड करता है। यदि हमें यह ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो हम क्या करें इस सेल के अंदर, तो हम देखते हैं कि जब हम सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यानी कि हम जब इसको चार्ज देते हैं तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो नेचुरल है जब हम विद्युत धारा अधिक प्रवाहित करेंगे तो हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा क्वांटिटी में प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड Q जो है वो है चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी हम यह प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं हम। तो Z यहाँ पर एक कांस्टेंट है, W इज़ इक्वल्स टू Z इंटू Q। Z इज़ ए कांस्टेंट और Z का नाम है केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब ये जो रिएक्शन हमें प्राप्त हुई है इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब जब हम यहाँ पर करंट फ्लो करवाते हैं यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उस विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं और एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वी नो दैट I इज़ इक्वल्स टू Q अपॉन T। I यहाँ पर करंट है, Q यहाँ पर आवेश है, T यहाँ पर टाइम है, समय है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग Q को क्या लिखा जा सकता है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे Q का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में शिफ्ट कर देते हैं तो आ जाएगा W इज इक्वल्स टू ZIT। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, मान लेते हैं कि हम इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसे हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित करें इसमें, और टाइम को भी फिक्स कर लेते हैं। टाइम को हम कर देते हैं 1 सेकेंड और I को हमने कर लिया 1 एम्पियर। अब हमने विद्युत धारा और टाइम यानी कि समय, इन दोनों को हमने फिक्स कर रखा है। इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसीजर में, इस इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम 1 एम्पियर की करंट ओनली 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाएं तो इलेक्ट्रोड्स पर जो हमें
क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह क्या होगा? नेचुरल है W इज इक्वल्स टू Z बिकॉज I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर and T is equals to also 1 second. So W is equals to Z. तो डेफिनेशन क्या होगी? यदि हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा केवल 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के बराबर होती है और यही है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम करेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ, मान लेते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1, ये इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2 एंड दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइट नंबर 3। इन तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने इलेक्ट्रोड्स को डुबो दिया है, एनोड एंड कैथोड। ये इसके एनोड कैथोड, ये सेकंड के एनोड और कैथोड, और ये थर्ड इलेक्ट्रोलाइट के एनोड एंड कैथोड। इन तीनों का कांटेक्ट हमने कर लिया है बैटरी से। अब हम इसमें यदि करंट फ्लो करवाएं तो नेचुरल है हमें यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोड्स पर प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड फर्स्ट पर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसकी क्वांटिटी है W1 और इसमें जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसकी क्वांटिटी है W2 एंड इसके लिए हम लिख देते हैं W3। अब हम इन तीनों में ही जो करंट फ्लो करवाएंगे उसको समान समय के लिए समान मात्रा में प्रवाहित करवाएंगे। कहने का मतलब I को हम फिक्स कर देंगे, समान विद्युत धारा तीनों में ही प्रवाहित करवाएंगे। तो I1, I2, I3 लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम तीनों में ही विद्युत धारा को समान रूप से प्रवाहित करवाएंगे और समान समय के लिए प्रवाहित करवाएंगे। मान लेते हैं कि I विद्युत धारा स्मॉल t सेकंड के लिए हम प्रवाहित करवा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा यानी कि केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट नेचुरल है वह क्या होगा? Z1 और इसके लिए जो होगा वह होगा Z2 और इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा Z3। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ वी नो दैट W is equals to W1 is equals to Z1 IT। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और समय हमने फिक्स रखा है, बट विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसके लिए Z1 है, इसके लिए Z2 है और तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए Z3 है। तो हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा W1 इज इक्वल टू Z1 इंटू IT। इसके लिए आ जाएगा W2 इज इक्वल्स टू Z2 IT और थर्ड वाले के लिए आ जाएगा W3 इज इक्वल्स टू Z3 IT। ये हो गए हमारे तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए W1, W2 और W3 की वैल्यूज़। अब यदि हम W1 और W2 को आपस में भाग लगाएं यानी कि W1 अपॉन W2 यदि किया जाए तो क्या आएगा? W1 इज इक्वल्स टू क्या है? Z1 IT और ये क्या है? Z2 IT। यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1, ये इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2, ये इनकी पदार्थों की मात्रा है। इनमें यदि भाग लगाया जाए तो हमने इनकी वैल्यू लिख दी। अब IT से IT यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास अब बच क्या जाएगा? नेचुरल है यहाँ आएगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। ये आ गया Z1 अपॉन Z2। ठीक इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट नंबर 3 इनका यदि आपस में भाग लगाएं तो हमें किस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी?
हम ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने W2 अपॉन, यहाँ आ जाएगा हमारा W3। W2 यानी कि क्या हो जाएगा Z2IT एंड W3 हो जाएगा Z3IT। अब IT से IT यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आएगा W2 अपॉन W3 इज इक्वल्स टू Z2 अपॉन Z3। कहने का मतलब यदि हम विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित करें तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं W1 का मान Z1 के बराबर आ रहा है, W2 का मान Z2 के बराबर आ रहा है। तो जितना अधिक यहाँ पर हम वेट लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो पदार्थ की मात्रा हमारे पास आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, यानी कि Z के। तो वी कैन राइट W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। मैं डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर देती हूँ। यदि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए, हमने विद्युत धारा यानी I, समय यानी कि T को बिल्कुल इक्वल रखा, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इनके इलेक्ट्रोड्स पर, ये रहे हमारे इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं, ये रही पदार्थों की मात्राएं, उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यानी W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। और यही है हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।